सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज 10th क्लास में विज्ञान पाठ 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। जो उसमें दिया हुआ है मैटर, देखते हैं 1 बाय 1 टॉपिक क्या दिया हुआ है। एक क्लास में तो पूरा नहीं ख़त्म होगा, लेकिन आज इस क्लास में जितना संभव होगा उतना प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। विज्ञान पाठ 2 और क्लास कौन सा है? 10th क्लास। 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत हम सीखेंगे पाठ 2 में क्या दिया हुआ है। तो इसका जो नाम है उसका नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। पाठ का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब पाठ का जो नाम है पहले तो उसी को समझ लेते हैं, तब तो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है अम्ल। अब हमको ये पता ही नहीं कि अम्ल किसे कहते हैं, तो फिर पाठ में घुसने की क्या ज़रूरत, उसमें तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो पहले इसी को समझते हैं कि भाई अम्ल कहते किसे हैं। पहले इसकी परिभाषा समझें। अम्ल एक रासायनिक यौगिक, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव तो है नहीं, क्योंकि इसकी संयोजकता प्लस की है। तो क्या लिखा है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका pH मान 7 से यानी 7 से कम होता है। इस लाइन से हमारी समझ में आएगा कि वही अम्ल होता क्या है। अम्ल क्या होता है? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और इसका pH मान जो है वो 7 से कम जितने होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? अम्ल। 7 से ज़्यादा क्षार। अभी इसको पढ़ाएंगे, है ना। आज की क्लास में ये शामिल नहीं है pH मान, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ाएंगे कि ये pH मान होता क्या है। ठीक है, तो फिलहाल यह समझिए कि इसका pH मान 7 से कम होता है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? अम्ल कहेंगे। दूसरा क्षार शब्द दिया है, क्षारक। क्षार या क्षारक एक ही बात है। अब इसको भी समझें कि ये क्या होता है। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन, यानी ये कैसा है? माइनस यानी ऋणात्मक आयन प्रदान करता है। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो दोनों बात समझ में आ गई। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं।
क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। अम्ल क्या करता है? H आयन यानी हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, ये हाइड्रोक्साइड। तो दोनों परिभाषा क्लियर हुई कि भाई अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अब ये लवण जो है भाई इसे भी समझें। लवण क्या है? लवण वह यौगिक जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक वह यौगिक जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या एक से अधिक धनायन से प्रतिस्थापन करने पर बनता है। जैसे भाई NaCl, इसको ये साधारण नमक है जिसको हम खाते ही। तो क्या है? वह यौगिक जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी क्षार के एक या एक से अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, लवण की परिभाषा, और एक चीज़ और आ रही है इसमें, जो शब्द आ रहा है यौगिक, इसको भी समझो। यौगिक क्या है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक जो दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है। किससे बना होता है? रासायनिक संयोग से। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है। जैसे भैया पानी ले लो, और इसमें क्या होता है? H2O, यही तो है रासायनिक सूत्र। अब इसका भी अनुपात है, कितने परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, और इनमें अगर कमी या बढ़ोतरी कर दी जाए तो ये तो बनने वाला नहीं। तो एक निश्चित अनुपात है H2O, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पानी, जिसको हम कहते हैं यानी जल। तो ये क्या है? यौगिक हो गया। तो ये तो पूछना है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक, तो यहाँ दो पदार्थ तो हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है और यौगिक क्या है। अब ये तो रही भाई पाठ के जो टाइटल है, जो नाम है उसका, उसको समझने की बात। अब इन्हीं से संबंधित पूरे चैप्टर में टॉपिक दिए हुए हैं। तो आज हम कोशिश ये करें कि इसके अंदर जो दिया हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं। पहले इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखें, और वो भी 2-4 ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, और उनको आप तैयार करें। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोई
और विलियन, कोई विलियन लिटमस, कैसा लिटमस है भैया, लाल है ये, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसे लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका पीएच मान संभवतः होगा, पीएच मान संभवतः होगा। इन्होंने ऑप्शन बनाए, पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन बनाया उसमें दिया है 4, और तीसरा ऑप्शन जिसमें 5, और चौथा ऑप्शन बनाया जिसका है 10। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि भाई कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा संभवतः। तो ध्यान रखना है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर दे तो उसका पीएच मान 7 से, पीएच मान कितना, 7 से ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ पर 1 है, 4 है, 5 है, और 7 से ज़्यादा तो 10 ही है। तो हमको क्या करना था कि भाई इसको राइट मार देते, तो ऑप्शन जो है वो डी सही है। भाई अभ्यास प्रश्न में शुरुआत के 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज देख रहे हैं। कल चैप्टर के अंदर फिर चलेंगे और उनके टॉपिक्स को देखेंगे और इसी तरह से अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। तो पहला सवाल का उत्तर तो आपका रहा ही है। अब सवाल नंबर दूसरा है, उसको देखें। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया, कैसा कर देता है, दूधिया कर देती है। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कौन कर देती है, गैस। फिर आगे क्या करना है, इस विलियन में क्या होगा, सवाल है ये। और ऑप्शन दिया हुआ है इसका NaCl पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है HCl, तीसरा ऑप्शन दिया है LiCl, लिथियम, Li का मतलब लिथियम, और KCl। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से भाई एक उत्तर आपका होगा। कोई विलियन अंडा, अब अंडे का पिसे हुए कवच से, अब वो ऊपर जो होता है वाइट कलर का, वो क्या है, जो खोल बना होता है, जो उसका कवर होता है, उसमें कैल्शियम तो होता ही होता है। तो वो कहता है कि कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है और वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और इस विलियन में क्या होगा, तो वो क्या चीज़ होगी, तो वो होगी आपका आंसर HCl। ये 2 प्रश्न हो गए, आपकी समझ में आ गए कि इनके उत्तर क्या है। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न चलते हैं। इसी अभ्यास प्रश्न में जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, यानी जो बुक में है वह तीसरा प्रश्न है, NaOH का 10 ml विलियन
HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि इस NaOH के, अभी तक तो इतना ही दिया हुआ है, उसी विलयन का 20 ml हो तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। मतलब सवाल भी बहुत बड़ा लिखा हुआ है। NaOH का 10 ml विलयन, इसकी मात्रा दी है 10 ml और HCl की कितनी दी है 8 ml। विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। कोई बात नहीं भाई, आगे देखते हैं। यदि इस NaOH के उसी विलयन का 20 ml हो, ठीक है, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, और 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दिया है 4 ml और दूसरा दिया है 8 ml और तीसरा ऑप्शन दिया है 12 ml और चौथा ऑप्शन दिया है 16 ml। अब इन 4 में से एक आंसर होना चाहिए। तो ये प्रश्न खुद में एक गणित की तरह परिपाटी लिए हुए है, बड़े आराम से इसे निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है, NaOH का 10 ml, कितना दिया है 10 ml विलयन उदासीन करता है, कितने को, विलयन HCl के उदासीन करता है विलयन को, कितना 8 ml। तो एक करेगा 8/10 1 ml और यहाँ दिया हुआ है 20 ml, तो 20 ml करेगा 8/10 × 20, 0 से 0 काट दो, 8 × 2 यानी 8 दूनी 16 ml। तो आंसर तो यह हुआ ना 16 ml। इस तरह से निकाल दीजिए। जो यूनिटरी मेथड होता है गणित का, एक एक नियम उसी के आधार पर। तो सवाल 3 खत्म, इसका ऑप्शन डी था। अब अगला सवाल जो है उसको देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। पहले तो शब्द समीकरण लिखिए तथा
उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए, ये दिया हुआ है। अब इसका पहला ऑप्शन, कौन सा वाला? पहला ऑप्शन देखते हैं। और पहले ऑप्शन का पहले तो शब्द लिखेंगे समीकरण, उसके बाद संतुलित करेंगे, देखेंगे। पहला लीजिए, लिखा हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। अब पहला एक एक कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ सारे उतारेंगे पर समझ में नहीं आएगा, पहले ही समझ लेते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए पहले तो शब्द समीकरण लिखो और फिर बोल रहा है उसके बाद संतुलित कर दो। तो पहले शब्द समीकरण लिखें। देखिए भाई, दानेदार जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके बाद जिंक सल्फेट। इन दोनों की अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब समीकरण लिखेंगे। Zn जिंक हो गया प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ये। फिर क्या बना है? जिंक सल्फेट ZnSO4 और फिर हाइड्रोजन गैस। और दोनों तरफ के जो परमाणु हैं वो भी चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं। सल्फेट ये रहा, जिंक अकेला था, वो भी है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब दूसरा लेते हैं उदाहरण जो इन्होंने दिया है पार्ट। पहला तो ये रहा, दूसरा दिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब डाइल्यूट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। अब इसका भी शब्द समीकरण लिखते हैं। मैग्नीशियम पट्टी प्लस तनु हाइड्रो क्लोरिक अम्ल और उसके बाद बना मैग्नीशियम क्लोराइड और बना हाइड्रोजन गैस। लीजिए भाई, ये रहा मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2, ये रहा हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो आंसर है वो ये। अब थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाला दिया हुआ है पार्ट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ
अवक्रिया करता है। अब ये तो दे के छोड़ दिया, अब बाकी स्टूडेंट को ही करना है। क्या है भाई शब्द समीकरण? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक सबसे पहले इसको करेंगे एल्यूमिनियम चूर्ण, एल्यूमिनियम चूर्ण प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे बना एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे ट्वाइस Al, ये एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद 3H2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस थ्राइस H2, ये बन गया। ये आपका उत्तर हो गया इसका। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, लिखा ही हुआ, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, इधर देख लो ये भी 6 ही है, एल्यूमिनियम के 2 और ये SO4 थ्राइस यहाँ से मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चौथा पार्ट और देखते हैं। फोर्थ डी, ये दे रहा है लौह के रेतन, लौह के रेतन नहीं, ये दे रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अपक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl लौह के रेतन, रेतन क्या होता है? चूर्ण होता है रेतन, और क्या होता है? तो ये जो रेतन लिख दिया है ना, इससे डरना नहीं है भाई, ये तो शब्द भंडार आपके पास है समझ का, तो कर लेंगे, नहीं तो रेतन क्या है घंटों यही दिमाग मारते रहो रेतन क्या है। तो इसमें क्या बनेगा? लौह के रेतन प्लस तनु हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, दोनों ने अपक्रिया की और उसके बाद क्या बना? आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस। Fe प्लस ट्वाइस HCl इज इक्वल टू FeCl2 प्लस H2। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन थे अभ्यास प्रश्न, 2-4 इसमें से लिए, चैप्टर की परिभाषा को समझा, है ना, चैप्टर के अंदर जो दिया हुआ है नाम, उसको ही समझने में वक्त लगता है, और अगर पूरा एक साथ लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को तैयार करेंगे, और आप भी साथ के साथ तैयार करते जाइए। अच्छा तो यही रहेगा कि एग्ज़ाम के आने से पहले कई बार वो रिवाइज हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, परीक्षा में आप लिख पाएँ, इतनी समझ पैदा हो जाए। तो बट ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।